अभी एक वो सुना देता जो भाई अभी रिसेंटली मेरे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अच्छा, वो आपका हाँ। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, तेरी राहों से जो गुजरी है मेरी डगर, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ होके थोड़ा बेफिक्र, कहो तो किससे अर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ, ये तूने क्या किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवांश पॉडकास्ट के 14th एपिसोड में। और आज है हमारे साथ सिंगर, लिरिक्स राइटर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप सभी के फेवरेट, आपका आशीष। तालियां। कैसे हो आशीष? बढ़िया भैया, आप बताओ। इधर आए, बहुत अच्छा लगा। सबको इंतजार था जब से एसकेएस सर गए हैं पॉडकास्ट से होके, तो सबको ये इंतजार था कि भाई आपका आशीष कब आएंगे, कब देखेंगे। मेरे को भी बहुत, मतलब मैं भी काफी देर से मतलब वेट कर रहा था आपके पास आने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया हमें आए हुए, मिले हुए, और काफी चीजें बदल गई और काफी चीजें अच्छी भी हो रही है। आप बताओ बाकी कैसे सब? बाकी सब बढ़िया। अब ये है कि मैं तो बताना चाहूंगा कि हमारे ये जब एसकेएस सर का डाला था हमने पॉडकास्ट, तो आपके फॉलोअर्स का इतना हमारे पास रिस्पांस आ गया कि वो कब आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं। मैंने कहा जल्दी आएंगे। अच्छा, हाँ, इसलिए फिर आपने टाइम निकाला इस चीज के लिए। एक हफ्ते से हम लोग वेट कर रहे थे। अब प्यार करते हैं सब, आप लोग की दुआएं, आप लोग गुरुजन। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारी ऑडियंस को कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपने स्टार्ट करी, कैसे मेहनत करी। जरूर। सो आई एम आपका आशीष, दैट्स माय स्टेज नेम। और जैसे कि भैया काफी साल से मेरे को जानते हैं, और क्या कहते हैं, उसके साथ साथ रिसेंटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का प्यार है इंस्टाग्राम में। और जिस तरीके से अभी चल रहा हूँ मैं, काफी रील्स मेरे आपने देखा होगा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, तो बस अच्छे से चल रहा है। अभी म्यूजिक फाइनली इतने साल से जो मेहनत चल रही है हमारी, अब जाके अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी म्यूजिक जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या स्टार्ट तो जैसे मतलब कि म्यूजिक से आपका क्या लगाव है? म्यूजिक से तो बचपन से ही लगाव है, क्योंकि एक घर का माहौल वैसा ही था। क्योंकि म्यूजिक मैंने स्टार्ट करा डार्ट को ही देख के, एसकेएस जी जो आए थे आपके पिछले एपिसोड में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया गिटार वगैरह। तो उन्होंने जब देखा कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को इनकरेज करा। आपकी पूरी स्टोरी बताई थी। हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया। तो क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है ना, आपको मैं बताता हूँ कि ना, एक अच्छे पेरेंट्स और एक अच्छा मेंटोरी वो चीजों को ग्रैब कर सकता है और ना नोटिस कर सकता है। क्योंकि अब मैं छोटा था उस टाइम पे, आप मान लो जब मैंने स्टार्ट करा गाना, तो मान लो आपका 10-12 साल का, तब तक मैं गिटार ठीक ठाक बजाने लग गया था। तो तब उन्होंने ना मेरे को 2-3 गाने गवाए। उन्होंने बोला चल ऐसे गा और बता मेरे को कैसा है। तो मैंने गाया, तो उन्होंने अंदर मेरे देख लिया कि मतलब है इसके अंदर सेंस है म्यूजिक। तो क्योंकि बचपन से मैंने उनको सुना है, किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफी साहब, मन्ना डे, इन सब के गाने मैंने सुने बचपन से। तो उनके चलते हुए भी उन्होंने मेरे को गाइड करा। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को मेलोडीज वगैरह सुनाया, जैसे कि आपको पता ही है। तो उन्होंने मेलोडीज वगैरह सुनाया, मतलब मेरे को फिर सिखाया उन सब के बारे में। फिर उनको लगा कि शायद अब मेरे म्यूजिक नॉलेज को और एक्सपेंड करने के लिए, जो भारतीय संगीत क्लासिकल है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो उन्होंने फिर मेरे को तालीम के लिए मेरे को गुरुजी के पास। तो आपके जो फर्स्ट गुरु रहे हैं वो आपके पिताजी ही रहे हैं? हाँ। आई एम वेरी लकी कि मेरे डैडी मेरे फर्स्ट। कैसा लगता है कि घर में जैसे आप का इंटरेस्ट रहा है म्यूजिक में, और घर में ही आपके ऐसा माहौल है कि संगीत से आप जुड़े रहते हैं 24 घंटे, तो ये तो आपके लिए जन्नत होगी। बिल्कुल। मतलब क्योंकि मैं हमारे यंगस्टर्स को देखता हूँ कि उनके अंदर कैलिबर बहुत है, मतलब पर बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट कैसा, मतलब एक्सटर्नली, मतलब बाहर के बंदे नहीं, इंटरनली, मतलब घर। मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि अब क्या कहते हैं, उनके पास टैलेंट बहुत है, वो बाहर जाएंगे बैटल वगैरह करने। आपको रैपिंग का सीन पता ही होगा, बैटल करने जाएंगे, बाहर कोचिंग लेने जाएंगे, पर घर में कुछ कर ही नहीं पाते। घर में मतलब मैं कितनी बार गया हूँ, मतलब मेरे दोस्त लोग बोलते यार वो अच्छा गिटार बजाते काफी, घर में बोलो यार बजाइयो, बोले नहीं यार मॉम डैड डांटेंगे। तो उन सब चीजों में तो आई फील वेरी लकी, क्योंकि बल्कि मेरे को इसका ऑपोजिट है। मतलब मेरे को तब डांट पड़ती जब मैं नहीं करता। समझ रहे हो? तो उन सब चीजों में तो मोटिवेशन मिलता ही रहता है आपको। तो एक बात होती है ना कि आपके पीछे ना, मतलब कोई रहना चाहिए ना आपको बार बार सपोर्ट करने के लिए, और आपकी ना कैपेबिलिटी को बार बार बताते रहने के लिए कि तू ये कर सकता है।
ऐसा कोई रहना चाहिए आपके पीठ पीछे, और खास तौर से अगर फिर आपके पेरेंट्स हो और वो भी लड़का होने के नाते, तो आपके भाई हैं। एग्जैक्टली लड़का होने नाते एक रोल मॉडल अपने डैड को देखा जाता है। बिल्कुल। अगर आप एक लड़के होते तो और माँ होते, लड़की होती तो माँ को देखते हो, तो उस हिसाब से अगर आपके डैडी आपके पीछे लग जाए तो जैसे सोनू निगम, अब सोनू निगम को कहते हैं कि उनके डैड ने बनाया, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू देख रहा था, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होते ही मुंबई लेके चले गए उनको, उन्होंने उनको पोटेंशियल देख लिया, उसी तरीके से डैड ने सपोर्ट करा है बस। तो आप जैसे अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपके इतने फॉलोवर्स हो गए हैं, नाम कर रहे हो आप, तो आप सारा श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं तो डैड को देना चाहूंगा, क्लियर कट। और डैड के साथ साथ मेरे आप भी गुरु हो मेरे, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी जो जर्नी होती है ना म्यूजिक की, या कोई सी भी आपकी लाइफ में जर्नी, चाहे वो आपको पढ़ाई हो, चाहे आपका फिटनेस हो, आप एकदम से आप अकेले अचीव नहीं कर सकते, आपके साथ मतलब ना होने चाहिए। इनिशियल स्टेज पे एक दो बंदे रहे ठीक है, बट आगे जाके फिर आपका ना एक, मैंने देखा कि मतलब मेरे जर्नी में ना मैंने देखा है कि एक सीढ़ी की तरह होता है, हर एक स्टेप में आपको एक और बंदा मिल जाता है, आपको सपोर्ट करने वाला, सिखाने वाला, जिस तरीके से 2-3 साल पहले आप मिल गए फिर आपने भी बहुत चीजें सिखाई मेरे को, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, कैसे हम दिल में एक बात जब आपके यहाँ पे रिकॉर्ड करा हमने, तो आपने एक चीज बताई, अच्छा एक एक्सप्रेशन आपने बताया था कि गाते वक्त भी आप ऐसा एक्सप्रेस करो, तो बहुत चीजें सीखने को मिली मेरे को। हाँ, तो वो तो चीजें जैसे अब आप करते हो तो मैं आपसे मोटिवेट हो रहा हूँ उस चीज को देख के कि हमें इतना कंटेंट डालना पड़ता ही है इंस्टाग्राम पे, और ये अपना सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स है, ये इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं कि इस पे आर्टिस्ट अगर डालता रहे तो उसे किसी अभी लेबल की जरूरत नहीं है, किसी भी कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है उसको, अगर वो खुद में आर्टिस्ट बन जाता तो। ये तो सही बात। तो मैंने ये चीज देखी, आपकी मोटिवेशन देख रहा हूँ मैं, उस चीज से ले रहा हूँ कि आप जो रेगुलर अपलोड्स कर पा रहे हो, तो इस चीज के पीछे जो आपके अंदर आग लगी हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि अब वही बात है ना भैया, जैसे अब एक आर्टिस्ट के अंदर मतलब आग कैसे जगे, वो मतलब सालों साल सोचता रहता है आर्टिस्ट, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब इस चीज के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आपको, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जब तक अपने प्रोसेस को, जो चीज आप कर रहे हो उस पर ना ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर वो आएगा नहीं। मतलब आप, क्योंकि मैंने कितने बंदों को देखा मतलब ना, वो क्या लेवल है कि मतलब बेस्ट तो कुछ नहीं होता। हाँ, बेस्ट तो मतलब हाँ, कि आर्टिस्ट यही सोचता है मेरा जब बेस्ट होगा जब डालूंगा मैं। तो इस चीज के चक्कर में मैंने देखा है सालों साल बर्बाद होते हैं लोगों के। तो आप क्या कहना चाहोगे, आप कैसे फाइनलाइज करके कैसे डाल देते हो? मतलब मैं देखो, आपका ना एक आपको खुद सेट होना चाहिए कि चल इतना क्वालिटी तो मेरे को देना ही देना है। अब उसके आगे तो इवेंचुअली साल और 2 साल में आपका और क्वालिटी अपग्रेड होता रहेगा। तो आप जितना प्रेजेंट में मैक्सिमम दे पा रहे हो उतना तो एटलीस्ट दो आप अपना इनपुट। और जैसे कि आपने बोला कि कैसे मोटिवेट रहता हूँ, कि मतलब आपने देखा होगा 2-3 दिन में मैं डाल ही देता हूँ एक और, क्योंकि अब नाउ द रीजन इज बिकॉज आपने देखा अब मेरे को वीडियो मतलब अगर सोशल मीडिया यूज करते हुए आपका मतलब 3.5-4 साल हो गए। इंस्टाग्राम हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया। मैंने कब 2017 में इंस्टाग्राम स्टार्ट करा था, अभी भी मैं देखता हूँ डेट्स वगैरह। तो मैंने काफी वीडियो हाइड कर दिए क्योंकि काफी छोटा था उस टाइम पे मैं। तो उस टाइम से जब मैं डाल रहा था तो डैड का सपोर्ट था, और साथ ही साथ तब भी मैं यही सोचता था कि मेरे को कुछ करना है। समझ रहे हो आप? इट इज समथिंग दैट कम्स विद इन योरसेल्फ। वो वाली बात है, खुद बातचीत होती है। और उसके बाद आपको, अब जैसे कि आप डालते रहोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होगो, मतलब अपने आप मोटिवेट होगे कि जैसे ये चीज है कि या तो बंदा उसको पहले ही बेस्ट करता रहे, या फिर डालने के बाद भी तो बेस्ट कर सकता है। वही तो कह रहा हूँ, तभी तो ट्रस्ट द प्रोसेस वाला बताया मैंने आपको कि मतलब आप यकीन करो ना खुद पे। अब देखो एकदम से तो कोई अरिजीत बन के नहीं आ जाता ना भैया, वही वाली बात है। तो अभी मैं इतना ज्यादा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे को लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे, तब मेरे अंदर एक था आग, डैड की वजह से भी, कि मेरे को कुछ करना है। अब जब लोग प्यार दे रहे हैं, अब क्यों मैं ढीला बैठूं? बताओ, अब तो बल्कि और लोग जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब मेरे को डीएम्स वगैरह आते इतने, और टेक्स्ट मैसेजेस आते कि आप डाल क्यों नहीं रहे। कितने लोग वेट करते, कितने लोगों से मैंने मैसेजेस देखा, उनका दे फील की उनका मैंने दिन बना दिया, मतलब वो खुश हो गए मेरी वीडियो देख के। तो मेरे को अच्छा लगता है। स्ट्रेस बस्टर भी बन जाते हो ना आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप एक आर्टिस्ट होके आप अपने दिल की चीज, अपनी फील जो है अंदर की, वो दुनिया से बांट रहे हो, पॉजिटिविटी बांट रहे हो, खुशियां बांट रहे हो।
वही बात है भैया, बस अब तो डालना ही है। बल्कि लोगों को अब मैं कितने लोग, क्योंकि ऐसा लगता है ना कभी कभी जैसे आप उदास रहते हो तो आप गाने सुनते हो तो आपका मूड ठीक हो जाता है। तो कितने लोगों ने मेरे को ऐसे डीएम करा और बोला कि जैसे आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वी फील गुड, ऐसा लगता है कि दिन अच्छा जाने वाला है। तो मैं उनके लिए भी डाल देता हूँ, और जो चीज मेरे को अच्छा लगती है उसमें तो मेहनत करूंगा। डीएम से तो इनबॉक्स भरा रहता होगा। हाँ मतलब क्या बताऊँ आपको, कोई कुछ फनी इंसिडेंट भी होते होंगे मतलब अब कितने लड़कियां मतलब। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारी पहली वीडियो वायरल गई थी तो उस वक्त क्या आपकी फीलिंग थी? मतलब मैं तो बहुत खुश था, और मेरे से कौन सी गई थी? वो पहली नजर में जो मेरा था, हे गर्ल आर यू मैजिशियन, बिकॉज पहली नजर में कैसा जादू करती, वो वाला एक वीडियो है जो एकदम सब वायरल हुआ था। वो ट्रेंडिंग पे भी काफी दिन रहा, ऑलमोस्ट 1 महीना ट्रेंडिंग पे था। उसके बाद इंस्टाग्राम की, आपके जो इंस्टाग्राम की हालत थी उस वक्त क्या थी? मतलब भैया हैंग तो नहीं हो गया था फोन? मैंने तो नोटिफिकेशंस म्यूट कर दिए थे। मतलब मैंने इतने, मतलब मानोगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो मतलब ऐसा बूस्ट हो गया था कि दिन में ऐसे हो रहे थे 4-5 हजार एक ही दिन में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे हो गए थे मतलब। और डीएम्स तो अब फिर आपको पता ही फिर मतलब क्या हो जाता है। तो डीएम से सबके रिप्लाई कर पाते हो आप? जितना हो सके मैं करता हूँ भैया, क्योंकि इन सब चीजों में मेरे को लगता है कि किसी को इग्नोर करके ना मेरे को फायदा नहीं है। अब एक आर्टिस्ट को कौन बनाता है? लोग ही बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आर्टिस्ट फैमिली होती है। हाँ, फैमिली होती है एक तरीके से। मैं तो ये भी नहीं कहता मेरे फॉलोअर्स, मैं तो ये कहता हूँ सबको मेरी फैमिली है। बस मैं जितना हो सके मैं भी करता हूँ काफी। मतलब रिसेंटली अभी 2-3 लोग हैं, उनसे बात करता रहता हूँ, अच्छा लगता है। अभी जैसे रिसेंटली आपको अरमान मलिक, शायद अरमान मलिक जी ने आपको कमेंट किया था कि आपकी रील पे, उनसे थोड़ी सी बात भी हुई थी डीएम में। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब मैंने पहला प्यार डाल दिया था उनके लिए। मतलब उनका गाना मैंने डाला था तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और वो टैग पे टैग करने लग गए। मतलब अरमान मलिक को यू शुड चेक दिस करके उन्होंने बहुत इतने अब आपको पता है एक आर्टिस्ट को 10 बार टैग कर दोगे तो एक बार के लिए वो नहीं तो उसका मैनेजर तो देख ही लेगा ना कि इसको क्यों टैग कर, इसमें ऐसा क्या है। और बाकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी थी, गा भी मैंने थोड़ा अच्छा लिया था। तो बहुत अच्छा गाते हो, थैंक यू भैया, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है वीडियोस की। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा, पहले तो मैंने कमेंट देखा, मेरे को अच्छा लगा। फिर बाद में मैंने देखा उन्होंने मेरे को स्टोरी में मेंशन कर रखा है और बकायदा मेरे को टैग करा था। तो फिर उनके बाद मैंने उनको थैंक यू वगैरह बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं और भी वीडियो देखता रहना चाहूंगा आपकी। तो थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो अच्छा लगा मेरे को कि हाँ मेरी वीडियो फाइनल। चलो ये कितनी बड़ी बात है। देखो सोशल मीडिया की क्या पावर है कि जिनका गाना है वही, उनका ही गाना गाया था ना आपने। हाँ, जिनका गाना है वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो अब बातचीत होती रहती है उनसे। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब हाँ जितनी हो सके। अब वो भी अलग लेवल पे, यही मोटिवेशन, आप डालोगे, अपनी चीजें करोगे और उसमें टैग करो ओरिजिनल क्रिएटर्स को, वो जरूर सुनते ही सुनते हैं। पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे ही बैठी है, ये चीज है। और बताओ, कुछ गा के तो सुनाओ हमारी ऑडियंस को। वो वाली जो रील फेमस हुई थी वो वाला थोड़ा सा। अच्छा, वो तो मतलब अभी जो एकदम पहले फेमस हुआ था वो तो ऐसा था, हे गर्ल आर यू मैजिशियन, बिकॉज पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, मेरा मन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। बस ऐसी। क्या बात है। आपकी वॉइस बड़ी मतलब मधुर है। आप क्या मानते हो कि सिंगिंग गले से होती है या दिमाग से होती है या फिर सोल से होती है? अब सबसे पहले तो भैया मैं आपने क्या ऑब्जर्व किया है? मैंने तो डिपेंड करता है कि आप मतलब किस वे में आप करना चाह रहे हो सिंगिंग। अब आपको सिर्फ परफॉर्मेंस दिखानी है सिर्फ लोगों को, अपना मैसेज नहीं पहुंचाना लोगों को। क्योंकि मैं कितने लोगों को देखता हूँ वाइब्राटोस बहुत ज्यादा यूज करते हैं गले में, यहाँ मतलब हरकतें बहुत, जैसे क्लासिकल में आप तो गुरु हो ही, मतलब आपको पता ही है बहुत चीजें, क्लासिकल में से ज्यादा पता है आपको कितनी चीजें होती है। तो वो ना हरकतों में इतना ध्यान देते कि एक भाव पक्ष पता ही आपको, वो भाव पक्ष थोड़ा उनका कमजोर हो जाता है। तो डिपेंड करता है आप किस वे में म्यूजिक को यूज करना चाह रहे हो। क्योंकि एक कच्चा जादू बोलते हैं म्यूजिक को, मतलब आप एक वो है, ये वेपन है, सही बात है। तो आपका मैसेज किस वे में आप कन्वे करना चाह रहे हो, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आप कैसे गाओगे। जैसे कि अब कोई बंदा है जो अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है, अपने एक्सप्रेशंस, तो मेरे को लगता है वो सोल से गाएगा। अब जिसको सिर्फ परफॉर्म करना है वो गले से गाएगा। और एक आर्टिस्ट होगा वो मेरे को लगता है दोनों तरीके से गाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैसेज कन्वे करेगा तो अपने गायकी पे भी ध्यान देगा। सही बात है। तो यही चीज है बस, मेरे को तो ये ऐसा लगता है।
हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है अभी मैं तक ये चीज so नोटिस far। करी, जैसे आर्टिस्ट गाता है ना तो वो क्या है ना, वो धीरे धीरे सोल से कनेक्ट करता है अपनी ऑडियंस से, गले से। वो फिर ये भी भूल जाता है कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, और ऑडियंस भी ये भूल जाती है कोई गा रहा है, वो खो जाता है उस चीज में। जब हम किसी आर्टिस्ट, मतलब कोई आर्टिस्ट अगर किसी की सोल को टच करता है गाते वक्त, तो वो होती है चीज। और जैसे सॉफ्ट आवाज हो गई और सुर में रहना हो गया, ये चीज तो आजकल खत्म ही होती जा रही है। क्या करें बताओ? क्या कहते हैं, बस वही है भैया। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि लोग थोड़े से, ऐसा लगता है मेरे को ना, डिपेंडेंट हो गए हैं कि मतलब सॉफ्टनेस जैसा भी आपने बोला खत्म हो चुका है। तो आपको पता है इतने VSTs इंटरफेस वगैरह आते और मतलब जो डॉ वगैरह में कि वो बन जाता है, सॉफ्ट वॉइस भी बन जाता है। और या कितने लोग सिर्फ डालने में पड़े हैं, क्योंकि अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से जो बहुत पहले जिन क्रिएटर्स को देख के मैं आइडिया लेता था कि इनकी तरह मैं भी वीडियो डालूंगा, बट थैंकफुली मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक करा, मैंने अपना ही ट्रेंड सेट कर दिया। तो उन लोगों को देखता हूँ ना, अब वो वहीं के वहीं हैं और वो अब मेरी चीजें कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हाँ कुछ टाइम पे ऐसे ही हो जाता है। हाँ। जब आप अपनी मेहनत करते, देखो आइडिया सबके पास होते हैं, इम्प्लीमेंट कौन करता है उसको, उसके ऊपर बात है। जिसने पहले कर दिया वो पहले ही होता है, वो तो है। हाँ, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, जो इम्प्लीमेंट किया। उससे पहले कितनी सारी कंपनीज थी, मेरू कैब थी, सारी चीजें, फिर उसका ओला आ गई, सबको खत्म कर दिया। उबर आ गई, उबर बाहर की थी। ऐसे ही ओयो रूम्स हो गए, एयरबीएनबी वगैरह, कितनी चीजें थी। इसने सबको वो कर दिया, सरपास कर दिया। ऐसे ही आर्टिस्टों के पास आइडिया भरे पड़े, मैं सुनता रहता हूँ बैठ के आइडियाज, ये आइडिया भैया, ये आइडिया भाई कब करोगे? पर ये चीज है ना भैया, आइडिया मतलब ना, मैंने बंदों को देखा है कि मतलब ना, लोगों को, आर्टिस्ट को, कि वो सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं है। एक्चुअली मैंने देखा उनकी गलती भी नहीं है, वो डरते हैं, वो ये चाहते हैं कि ना मेरी चीज आए, अच्छी आए। नहीं भैया, ये चीज ना आपने भी नोटिस करी होगी ना, कितने लोग ना, मैंने तभी तो बोला ट्रस्ट द प्रोसेस, और खुद पे भी ना यकीन करो। अब मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ, अब मतलब मेरे लिए बहुत लकी रहा है। अब जो सबसे पहले मेरा रील चला, अच्छा, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, ये वाला, मैं पता है दूसरा बार अपलोड करने पे वायरल हुआ ये। अच्छा, तो ये भी थोड़े सीक्रेट्स बताओ। हाँ, मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या हुआ था। कि मेरे को अच्छे से याद है, मैंने थर्सडे की इवनिंग में डाला था, अच्छा 4 बजे ये वीडियो। और थंबनेल में मैंने क्या करा था, एक सर्कल था, थंबनेल में रेड सर्कल था, मेरे को लगा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया अराउंड 4 PM थर्सडे को। तो अगले दिन तक देख रहा हूँ 1200 लोग भी नहीं देख रहे, 1200 क्या 200 लाइक भी नहीं आ रही। पर मेरे को पता था कि ये आइडिया ना, मतलब कुछ नया है, मैंने कुछ करा है, मेरे को विश्वास था कि मतलब ये मेरे को पुश कर सकता है आगे। आपको उसमें ये विश्वास था कि ये चीज चलेगी, ये मेरे को यकीन था। तो ये बात अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने यकीन करा, मैंने सोचा नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, इसमें है, मैं इसको क्या करता हूँ, एल्गोरिथम के हिसाब से ऐसा होता है ना कि अलग अलग टाइमिंग पे डालने पे भी रीच होती है। फिर मैंने क्या करा, मैंने हैशटैग्स थोड़े 2-3 उसमें ना अलग यूज करे थे जब मेरा रील चला नहीं। फिर मैंने अगले दिन क्या करा, उस वीडियो को भी रहने दिया जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा वो खुदा ने मेरे अंदर मतलब दिमाग में डाल दे कि तू ऐसा कर, और एक तो मेरे को यकीन था उस आइडिया पे। तो मैंने अगले दिन फ्राइडे को मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा गाना प्रैक्टिस करके मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, और मैंने हैशटैग्स वगैरह 2-3 यूज करे। फिर मैंने क्या करा, मैंने उसको 11 बजे अपलोड कर दिया। अब 11 बजे अपलोड कर गया, मानोगे नहीं, मैं सो गया। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद ना उसके बाद तो मैं बताता हूँ ना, उससे पहले जब मैंने डाला थर्सडे को, तब मैं टेंशन लेके मैंने डाला कि ये चल जाएगा ये वो, क्योंकि बहुत यकीन था ना, पर कुछ उसका रिस्पॉन्स आया नहीं। अगले दिन मैंने 11 बजे डाला, मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे को यकीन था। 11 बजे क्या, सुबह? हाँ, अच्छा, 11 AM। और उससे पहले मैंने 4 PM को डाला था। तो जब मैंने अगले दिन देखा उसमें, और मैं उठा, मेरे को अभी भी याद है 11 बजे सोया था मैं, तकरीबन आपका 2 बजे तक उठ गया था मैं। अच्छा, और मानूंगा भैया 2 बजे में 1.5 लाख व्यूज और 6000 लोगों ने लाइक कर रखे हैं। अब आप सोचो, उसी के बाद फिर पिकअप हुआ है मेरे इंस्टाग्राम का। और मैंने, अब आप सोचो, तभी मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट द प्रोसेस है, ट्रस्ट योर सेल्फ। जो आपका जो आर्ट म्यूजिक है, एक आवाज भी आती है, उसको सुननी जरूरी है। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर आप किसी आर्ट में नहीं, आप किसी भी चीज में अगर आप ना 4-5 साल दे रहे हो, आपको याद है एक बार एड शेरन ने बोला था किसी भी आर्ट को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे देना जरूरी है। तो मेरे को तो लगता है मैंने दे दिया 10,000 घंटे। उसके बाद मतलब कुछ तो एक ऐसी चीज आएगी ना अंदर से जो आपको देगी। सही बात है, क्योंकि आप म्यूजिक से लॉयल हो ना, आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो इंटरनल पीस हो, चाहे लोगों का प्यार हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो।
तो मेरे को यकीन था, मेरे डैड को यकीन था, तो मैंने अगले दिन डाला। उसके बाद तो आपको फिर पता है अभी कैसा चल रहा है। बहुत अच्छी तो शॉर्ट लाख व्यूज हैं एक रील्स पे, बस भैया प्यार है लोगों का। क्या बात है, 60 लाख व्यूज, 6 मिलियन। मुझे तो बाद में पता लगा कि लाख होते हो, मुझे लगा 6 लाख होंगे शायद। मुझे इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहती है, वो थोड़ा रह जाता है वो जो थी। और अब बिलियन लगाने की तैयारी आपकी है? बस लोगों का प्यार रहे इस तरीके से। क्या क्या चीजें लाने की सोच रहे हो? क्या अब तो फिलहाल जैसे आपको पता है शुरू से मेरा मोटिव क्या था। आपको पता है कि ना मैं ऐसे कवर गाना मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे आर्टिस्ट का गा रहा हूँ, उनका भी फील समझ में आता है। बट बीइंग एन आर्टिस्ट आपको भी पता है जब तक आप खुद का ओरिजिनल नहीं देते ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं खालीपन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल किया है, हाँ भी आपके पास ही मैंने कितने रिकॉर्ड करे हैं ना, और उसके साथ साथ अभी 2-3 चल रहे हैं अभी प्रोजेक्ट्स। इसी चक्कर में ना पहले मैं क्या करता था, अभी फिलहाल ही में रील्स में 2 दिन में डालता था, अब थोड़ा 4 दिन हो जाता है, कभी कभी 5 दिन हो जाता है। उसके लिए मैं थोड़ा मतलब मैं स्टोरी में डाल देता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। बट फिर उनको भी मैं बता देता हूँ, किसी को पर्सनली डीएम करके बता देता हूँ कि मेरा ओरिजिनल गाने पे काम चल रहा है। क्योंकि इवेंचुअली अब मैं इतना म्यूजिक सीखा मैंने, और सीख रहा हूँ भी फिलहाल ही में आप लोगों से, डैड से, और मेरे बाकी इसने आशीष दुबे जो मेरे जिन्होंने मेरे को क्लासिकल सिखाया है, और नीता चक्रवर्ती उन्होंने भी मेरे को सिखाया है म्यूजिक। तो उन लोगों का मतलब उन लोगों की वजह से भी मतलब मेरे को लगता है कि एक ओरिजिनल भी देना चाहिए। उन सब चीजों में भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। चाहिए। बहुत अच्छा गाना था वो, कि सुना देना वो फर्स्ट वाला जो था अपना, जो आपके साथ एक मैंने फिर अपना ओरिजिनल वो बेजान पहले वाला सुनाओ जो इधर हुआ था रिकॉर्ड, दिल में एक बात। हाँ, दिल में एक बात। दिल में एक बात तुमने रखी, लफ्जों से आज बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना, नजरों को हम जान गए, दिल में क्या राज है खोलो ना खोलो ना खोलो ना। ऐसे बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी वॉइस में जो R&B टेक्सचर आता है एंड क्लासिकल टेक्सचर आता है, तो ये टेक्सचर्स पे भी कुछ वर्क करते हो? हाँ मतलब मैं जैसे अब मेरे को एक चीज रहा है कि बचपन से डैड ने कभी भी ना किसी जॉनरा में मेरे को मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखा कि मतलब तू ये मत गाना सुन, क्योंकि मैंने मतलब मैंने ऐसा मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रहा, बट कितने अब हर गुरु का अपना अपना तरीका होता है सिखाने का अपने स्टूडेंट्स को। तो मैंने कितने मतलब टीचर्स को देखा, म्यूजिक टीचर्स को देखा, वो एक सॉर्ट ऑफ एक ही जॉनरा में रखते हैं अपने स्टूडेंट्स को। बट मेरे डैड ने ऐसा कभी करा नहीं, मेरे गुरु पिता ने ऐसा कभी करा नहीं। उन्होंने मेरे को हर तरीके की सिखाया, तो उस वजह से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शायद उसकी वजह से भी थोड़ा टच आता है। और उन सब चीजों में फिर मैं गाने सुनता हूँ तो कितनी चीजें समझ में आती है। और जैसे आपका पॉडकास्ट हो गया, और भी पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ आर्टिस्ट वगैरह की, उनके क्या जर्नी रही है उनकी लाइफ में, तो उन सब चीजों से भी बहुत समझ में आती है। और आपके जो अगर बोला जाए कि एक आइडियल टाइप जो सिंगिंग में या फिर म्यूजिक में, आप किसको देखते हैं? मैं तो मतलब अब जब स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली फादर तो है ही, हाँ वो फादर तो सब है ही, लेकिन जो एक आर्टिस्ट हैं जो जैसे मेरे जो रहे हैं हमेशा से रफी साहब रहे हैं, हाँ जी कि मैं उनको देख के मतलब ये सब तो इन लोगों का तो मतलब तो एक तो कोई आर्टिस्ट होगा जो आपको, हाँ बिल्कुल भैया मतलब अब जैसे आपने रफी साहब बताया और किशोर कुमार जी वगैरह बताया, इन सब का नाम तो लेना मतलब वो भी नहीं करता, मतलब ये तो मैंडेटरी वाली बात हो गई, ये तो मैंडेटरी वाली बात हो गई कि अब हाँ ऑब्वियसली सूरज को दिया चढ़ा रहे हो वाली बात हो गई। तो उसके अलावा मैं क्या आपको मोटिवेट कर दिया हो किसी? सोनू निगम, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है ना भैया म्यूजिक को लेकर, उनको जब वो एक्सप्रेशन जब वो बताते गाने में अपने गले से, वो विब्राटो जो उनके गले में, वो एक चीज मतलब जो बताते हैं ना, मैं तो बहुत जगह लैक करता हूँ, मेरे को अभी भी लगता है। और डैड भी मेरे को अभी तक मेरे को समझाते आते हैं कि गाने को बारीकी से सुनना, वो उनको देख के समझ में आता है। क्योंकि कभी कभी ना मैं तो जब छोटा था मैं सुनता था, डैड मेरे को डिफरेंस बताते थे कि ये रफी साहब ने गाया और ये सोनू निगम ने गाया, क्योंकि आपने देखा है कि वो कितने एक्यूरेट तरीके से एकदम कॉपी करना उन चीजों को, और वो भी करना बहुत मुश्किल होता है वो, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और वो लेवल का कंसंट्रेशन, वो पेशेंस, वो तो मतलब भैया सोनू निगम में देखा मैंने आज तक। सोनू निगम जैसा स्टेज परफॉर्मर, सोनू निगम जैसा क्लासिकल सिंगर, गजल गवा लो, कुछ भी, वो वर्सेटाइल है, सोनियो भी गाया है, अभी मुझ में कहीं भी गाया है,
और अच्छा सिला दिया, और वो तूने मेरे प्यार का भी गाया है, सोना सोना, क्या ये वाला मतलब वो वाला भी और गाना ये तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बनाया था कि हाँ। बच्चे इंस्पायर होके। अब उसमें हाँ। वो वाला अब ये जो सुना सुना जो उन्होंने करा था काफी पहले, अब वो गाना सुन लो और एकदम से हाँ, हर घड़ी बदल वो एकदम मतलब आप समझ रहे हो जॉनरा का एकदम डिफरेंट, अलग ही डिफरेंट। पर वो जो उन्होंने सुना सुना करा उसमें भी क्या फ्लेवर दे दिया, जैज का फ्लेवर दे दिया क्लासिकल में उस टाइम पे, मतलब समझ रहे हो मतलब, और मतलब वो बस उनकी उसी पूरी वजह एल्बम ही से खतरनाक थी वो वाली क्लासिकल माइंड। हाँ उससे तो वो सुन के तो ऐसा लगा था कि दूसरी दुनिया की चीज आ गई है ये चीज ना। बस उनका मेरे को वो तो बहुत मोटिवेट करते हैं। मैंने बचपन से मतलब उनको सुना है काफी, सोनू निगम साहब को मैंने बहुत। और फीमेल सिंगर्स में आपकी कौन फेवरेट है? फीमेल सिंगर्स में मतलब मैंने ऐसे कभी मतलब ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं, आगे कहते हैं श्रेया घोषाल। क्योंकि उनकी आवाज में जो मिठास है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ना सोनू निगम के बगल में कोई कंपैटिबल है तो वही है। बिल्कुल क्योंकि अंदर वर्सेटाइल भी है, वो एक्सप्रेशंस को भी समझते हैं। अब जो जैसे रफी साहब और लता मंगेशकर, सुन रहा है ना तू, आपने कितना प्यार से गाया है, और बहुत सारे गाने हैं मतलब। और श्रेया घोषाल तो यही है ना कि हमारे लेजेंड से इन्होंने सीखा है, उनके साथ रहे हैं सारी चीजें। अब लता जी से कैसा रिश्ता था सोनू निगम जी का, सब कुछ बताया उन्होंने कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हमेशा लिया है उन्होंने। और सबसे बेस्ट पार्ट इन सिंगर्स का क्या लगता है मेरे को भैया, ये अभी भी ना मतलब इन्होंने ना दोनों एरा देखा है। हाँ। इन सिंगर्स ने मतलब इन्होंने 90s 80s का भी टेक्नोलॉजी देखी है कि उस टाइम वो ऑटो ट्यून नहीं होता था, एक टेक में गाना पड़ता था, वो फिल्म की रील्स होती थी, सोनू निगम साहब ने इन सब ने मतलब। और अभी तक है वो, अभी तक गा रहे, तो उन्होंने ऐसे रॉड के माइक्स हो गए, बाकी चीजें हो गई, और आपका कट करना, पेस्ट करना, उसका बहुत चीजें करना। हाँ, अभी देखा तो उन्होंने पूरा फेस देखा है, और वो अभी तक लाइव गाते तो वैसे ही गाते हैं। हाँ। क्योंकि जैसे कितने सिंगर्स को देखा मेरे को, उनको स्टूडियो में गा गा के ना लाइव की आदत ही नहीं है। हाँ। वो लाइव में फिर सिंगर्स है जो प्लेबैक सिंगर ही हैं, और कुछ सिंगर है जो परफॉर्मर ही हैं। हाँ। और कुछ ही लोग हैं जो सोनू निगम जी जो सारी चीजें हैं। और उनमें सबसे एक बेस्ट बात क्या रखती है, वो ना खुद को थोड़ा सवार के भी रखते हैं। कभी बाल कर लेंगे ऐसे, कभी उनको मतलब वो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि उनका ना जो अंदर से एक फील आता है ना म्यूजिक का, वो उसके हिसाब से गेटअप चेंज करते हैं। मैंने बोला वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। ये चीज है। अब जैसे अब क्या है कि मेरे को उनका क्यों हर चीज पसंद है सोनू निगम का, क्योंकि अरिजीत को देखो, अब वो एकदम मलंग हो चुका है। अरिजीत सिंह एकदम मलंग हो गया, उसको गेटअप से फर्क ही नहीं पड़ता। वो रिकॉर्डिंग में भी वो अपना टर्बन सा पहन के जाता है, और वो परफॉर्मेंस में जमीन पे बैठ जाएगा, और ऐसे गिटार ट्यून करेगा, सब करेगा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और साथ ही साथ फिर वो तो मलंग हो गए। अब एक अरमान मलिक है, वो एकदम टिच एकदम, आपने उसको देखो स्टाइल में यंग है मतलब। हाँ, बट सोनू निगम मतलब दोनों ही। उनको जब मलंग होना हो जाते हैं, वो एकदम हिप्पी कपड़े पहन लेंगे, पर उनको जब टिच बनना हो सब मतलब उस चलते भी मेरे को काफी चीजें मतलब सीखने को मिली है मेरे को। यही है, इंडस्ट्री से देख के सीखने को मिलती है सारी चीजें। और इंग्लिश आर्टिस्ट में से कोई बाहर का जो आर्टिस्ट, वेस्टर्न किसको? वेस्टर्न में तो मैं सुनता हूँ काफी लोगों को, और मेरे को वेस्टर्न में ना मतलब मेरे को एक बिली आइलिश का पसंद है। अच्छा, बिली आइलिश का क्यों? क्योंकि उसके और उसके भाई की जो जोड़ी है ना, और उनका जो थॉट प्रोसेस है म्यूजिक को लेकर, क्या कहते हैं, उनका एक गाना था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर उसमें ना उन्होंने दिखाया पूरा अपना डॉ खोल के, उसमें उन्होंने 94 बार कट करे वॉइस, और उनको जोड़ के एक लाइन बनाई है गाने की। और उसके पीछे मैंने उनका सुना कि मतलब क्या था, क्या रीजन है, तो वो कह रहे थे फील था। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि आपने देखा कि ना आप बार बार टेक लेते हो तो आपका थोड़ा वॉइस टेक्सचर भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है, एक फील अलग हो जाती है, तो उनका पता नहीं मतलब क्या था। उसी हिसाब से आपने देखे होंगे, जब भी आप बिली आइलिश वगैरह के गाने सुनोगे ना, तो आप मतलब अलग लगेगा कुछ। पहले तो मेरे को बहुत डार्क लगता था, मेरे को समझ में ही नहीं आता था, बट थोड़ा थोड़ा मेच्योरिटी होते वक्त समझ में आया कि नहीं, ये भी एक टाइप ऑफ जॉनरा है म्यूजिक में। तो ये है, और बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनके मैं सुनता हूँ, बट मेनली बिली आइलिश का मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और एड शीरन वगैरह हो गए, और चार्ली पुथ को मैं कैसे भूल गया। चार्ली पुथ तो मतलब उसका आपने रिसेंटली वीडियो देखा था, कब से उसने पूरा म्यूजिक बना दिया था। मतलब वो क्या, वो तो खैर मुझे पहले ही पता था, वो सैम्पलिंग से क्रिएट हुआ है।
मतलब बनाते हैं ना वो चीज। आप लोग तो जानते हो, मतलब मेरे लिए तो मतलब मेरे को भी पता था, मतलब बट उसने लाइव करा ना, लाइव किया, मतलब अब लाइव एकदम आप कोई भी साउंड ले लोगे ना, कोई भी साउंड ले लोगे और इसका पिचिंग डाउन कर दोगे तो वो किक बन जाती है। वो तो आपको पता है, वो मेरे को भी पता होगा, बट उसको विद इन 10 मिनट्स में कर देना। क्योंकि कितने लोग होते हैं ना, अब जैसे मैं वो चीज आपसे सीख तो लूंगा, बट मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट करने में। वो चीज होती है एबलटन में, इसलिए मैं सब आर्टिस्ट को बोलता हूँ कि एबलटन पे स्विच हो जाओ। मैंने सारे सॉफ्टवेयर में करके देख लिया, लॉजिक में भी कर लिया, प्रो टूल्स में भी कर लिया, एफएल स्टूडियो में भी कर लिया, सब में कर लिया। सारे टूल्स एक जैसे हैं, लेकिन जो एबलटन लाइव में बातचीत है ना, वो है कि वो आपका 90% काम फास्ट कर देगा, क्योंकि उसका नाम ही है लाइव। एबलटन तो कंपनी का नाम है, लाइव जो है सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो वो उसमें डीजेइंग भी कर सकते हो आप, लाइव ऐसे क्रिएट भी कर सकते हो। बहुत लोगों को यूज करते हो, वो बेसिकली वो यूज करता है, एबलटन यूज करता है। आपने देखा होगा लॉन्च पैड पड़ा है मेरे पास, तो उससे वो चीज क्रिएट हो जाती है। मिडी कीबोर्ड से भी हो जाएगा सारी चीज के, उसमें एक बटन दबाना पड़ता है, क्लिप्स होती है उसमें, और वो सैम्पलिंग होती चली जाती है। लूपर है उसमें, लूप करने के लिए। तो ये चीज अच्छी है लाइव करते करते म्यूजिक। तो आप कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो? मेरा तो अभी जैसे आप मतलब मेरा इतना वैसा नहीं है, हाईफाई नहीं है, बट अभी रीपर है। उसके बाद जैसे आपने एबलटन बताया, उस पे भी थोड़ा बहुत यूज कर लेता हूँ। मेरे पास है मतलब 2-3 डैड ने मेरे को करवा दिए हैं सॉफ्टवेयर परचेज। और आपका एफएल स्टूडियो, एफएल स्टूडियो में कौन सब चीजों के लिए अच्छा लगा, बीट प्रोडक्शन वगैरह, क्योंकि थोड़ा इजी है, मतलब आपको थोड़ा समझ में आएगा। और मैंने मतलब 2-3 चीजें यूज करी। अब सो फार मेरे को रीपर थोड़ा समझ में आया, क्योंकि मिक्सिंग वगैरह के लिए सही है। और दूसरी चीज एबलटन, आपका रीपर का यूआई बहुत अच्छा है। हाँ, एबलटन अच्छा लगता है, इंटरफेस भी सारा अच्छा लगता है मेरे को देखने में। और ये चीजें बताओगे, अब आपके ऑडियंस को ये भी नहीं पता होगा कि आप क्या क्या अपनी रील्स के लिए खुद काम करते हो। मैं क्या करते हो बताओ मेरे को, क्योंकि प्रोसेस बताओ। आजकल ऐसा रहता है कि पहले तो डैड मेरे साथ रहते थे, बट अब उन्होंने सारी चीजें सिखा दी है, तो मतलब उनको अपना दूसरे वर्क भी रहते हैं, उनके लिरिक्स राइटिंग वगैरह हो गए, बहुत सारे कंपोजिंग हो गई, कंपोजिशन हो गए, तो मैं उनको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करता। तो उसके लिए मैं अपने रील्स के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले आइडिया सोचता हूँ। ठीक है, और आइडिया पहले सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद, उस सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद एक हुक सोचता हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने मेरी रील देखी होंगे, आपने मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उस चीज से कि आप शुरुआत में ना इसको बोलते हैं कि भाई इंट्रो में ही पब्लिक को ग्रैब कर लेना। क्योंकि ना ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में लोग, आपको क्या लगता है कितने ज्यादा कितनी 2-3 सेकंड का रिटेंशन होता है। अगर उसमें पसंद आ गया तो फिर वो देखेगा, नहीं तो उसको, क्योंकि लाइफ स्पैन ही बहुत छोटा होता है इंस्टाग्राम के रील्स का ना, मतलब वो तो टिकटॉक से भी कम हो गया। लोग तो ऐसे डाल रहे हैं 15-30, टिकटॉक में तो फिर भी लोग डाल रहे थे, उससे ज्यादा भी डाल रहे थे, 60-60 सेकंड का डाल देते थे मैक्सिमम। मैं रील्स में देख रहा हूँ लोगों को एकदम से चाहिए। तो मैंने जब थोड़ा बहुत रिसर्च करा, मैंने देखा कि स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड होते हैं ना, मैक्सिमम 4 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि लोग आजकल ना स्क्रॉल करते रहते हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल, लोग मैंने देखा 1 घंटे में मतलब देखने वाले 100 रील्स देख लेते हैं। उनको बस मजा आना चाहिए। बिल्कुल। तो इतने कंपटीशन भरी लाइफ में तो आपको ना 3 सेकंड ऐसे देने पड़ेंगे। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप बड़े लोग हैं, बट फिर भी जो मैंने एक्सपीरियंस करा मैं आपको बताता हूँ कि अब हम ना लंच बॉक्स जैसी मूवीज देखते हैं, जो एकदम गंभीर है, ठीक है, और बाकी मूवीज देखते हैं जिनमें बहुत सोशल मैसेज बहुत स्ट्रांग हो, वो चलती क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली। और एक नॉर्मल बंदा, हम जैसे नहीं, मतलब एक नॉर्मल बंदा जो आर्टिस्ट नहीं है, मतलब जो हम तो बहुत चीजें ध्यान से सोचते हैं, एक नॉर्मल बंदा है अपने लाइफ के 2 घंटे क्यों देगा दिमाग खपाने में? सोचो ना, वो तो पहले से बर्न आउट हो रहा है, वो एंजॉयमेंट चाहता है ना। तो उसके लिए तो सलमान खान उतार दे अपनी। एग्जैक्टली, वही वाली बात है ना। तो फिर वही हम सोचते कि यार ये अंडररेटेड आर्टिस्ट चल क्यों नहीं रहा। वही साथ में सोचते कमर्शियल वाले बादशाह के चुल जैसे गाने क्यों चल जाते हैं इन्हीं चक्करों में, क्योंकि माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा। एग्जैक्टली भैया, और वो एकदम से ना इनटेक हो जाता है वो क्लासिकल। इसलिए तो नहीं ज्यादा अभी वो चीज हो पा रही है, क्योंकि क्या है, क्लासिकल मांगता है दिमाग सुनने के लिए, क्या ताल में खेल लिया, कंसिस्टेंसी, क्या सम पे आ गया देखना है, ये कौन सा राग चल रहा है, कौन से भाव में गा रहा है। तो वही चीजें फिर मैंने सोचा कि रील में भी अब ऐसा तो कुछ करना पड़ेगा। और मैंने अपने गायकी के साथ मजाक नहीं करा, मैंने गायकी में ऐसे नहीं कुछ भी गा दिया। मैंने सोचा कि गाना प्रॉपर गाऊंगा, पर स्टार्टिंग में 3 सेकंड ऐसा कुछ दे दो कि लोग रुक जाए। कभी लाइटर वाला गन दिखा दिया, कभी पिकअप लाइन बोल दिया। हाँ, तो जैसे फर्स्ट प्रोसेस तो ये हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आपने गाना सोच लिया, एक आइडिया सोच लिया, अब ये करना है। सेकंड प्रोसेस ये होगा कि मैं अब उसकी हुक लाइन जो इंट्रो में आप बोलते हो वो चीज सोच ली। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद फिर भैया हुक लाइन के बाद फिर मैं फ्रेम देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद थोड़ी लाइटिंग देखनी पड़ती है, मतलब कैमरा का फ्रेम।
हाँ कैमरे का फ्रेम वगैरह यूज होता है जो मैं कि कौन सा एंगल आज यूज किया जाए। हाँ मतलब थोड़ा बहुत देखते रहना पड़ता है ना, एंगल की सेंसेस भी रखनी पड़ती है सारी। हाँ उन चीजों में ना मैं पता क्या करता हूँ, थोड़ा सा एंगल वगैरह सेट करने के बाद, क्योंकि डैड को नॉलेज है इन सबका कैमरा वगैरह का, क्योंकि स्टार्टिंग की जितनी वीडियो शूट करते थे डैड ही करते थे, बिल्कुल, चाहे फोटो से लेकर वीडियो तक सारे डैड ही करते थे। इवन म्यूजिक वीडियोस में भी जो सबसे पहला मेरा म्यूजिक वीडियो दिल मेरा, वो डैड ने पूरा शूट करा था। उस टाइम पे मैं कितना 13 साल का था। अब 13 साल के लड़के को या तो गाना गवा लो या तो नॉलेज दे दो म्यूजिक का, तो क्या करता मैं, तो डैड देख लेते थोड़ा बहुत एंगल और फिर मेरे को बताते, फिर वो चीजें ध्यान रखते हुए दिमाग में फिर मैं एंगल सेट कर लेता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे वीडियो में ना स्विच होते हैं, कट्स होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप रील्स बनाते हो तो। क्योंकि ना एक होता है ना, आप एक ही चीज देखते रहते तो बोर हो जाते हो, एकदम से स्विच होता है ना, एक साइकोलॉजिकली मतलब एक ना होता है दिमाग में कि अरे कुछ हुआ है, तो आपका ना फोकस बना रहता है कि अब इसके बाद क्या आएगा। तो उसके चक्कर में मैं एंगल्स वगैरह देखता हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, गाना रिकॉर्ड करता हूँ, फिर एडिटिंग होती है, फिर उसको देखता हूँ, फिर डैड को दिखाता हूँ सही है कि नहीं, फिर डालता हूँ, फिर उसके बाद भी चूज करता हूँ। हाँ उसके बाद उसको डालना है नहीं डालना। हाँ क्योंकि भी अब ऐसा है ना कि मतलब मैं लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, मतलब कुछ भी डाल के, समझ रहे हो। क्योंकि पहले तो मेरा क्या था, ट्रायल एंड एरर वाला सीन था, मतलब मैंने बहुत चीजें ट्राई करी। अब ट्रेंड सेट करने से पहले मैं एक ट्रेंड फॉलोअर था पहले, आप समझ रहे हो, मतलब बहुत डिफरेंस है इन दो चीजों में। एक बहुत स्लाइट, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट एक स्लाइट सी एक ना पर्दा सा है इसके बीच में। सही बात है। क्योंकि मैंने कितने लोगों को देखा कि लोग ना ट्रेंड फॉलो करते रहते हैं, उनके भी काफी अच्छे बढ़ जाते फॉलो, पर इन दी एंड ना लोगों के अंदर ना वो ये छाप रह जाता है कि यार इसी ने किसी का तो उठा के बनाई। सही बात है। क्योंकि मैंने कितने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, उनके हो जाते हैं 1,00,000 2,00,000 1 मिलियन हो जाते, बाद में ना उनके अकाउंट में एंगेजमेंट कम हो जाती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को पता चल जाता है यार ये ना कल भी किसी की वीडियो उठा के, कल भी किसी की ऑडियो उठा के ये दोबारा से डालेगा। हाँ, कॉपी पेस्ट वाला भी तो सिस्टम चल रहा है, कॉपी पेस्ट वाला। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, अब मैंने सोचा कवर सॉन्ग तो मैं गा ही रहा हूँ, गाना ही पहले से दूसरे का गा रहा हूँ मैं, मेरा खुद का ओरिजिनल नहीं है, उसमें कुछ तो नया दे सकता हूँ मैं। बात है, क्योंकि मैंने कितना अपनी क्रिएटिविटी क्या दे रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी, तभी तो मैं फिर स्टैंड आउट होऊंगा ना क्राउड से। बिल्कुल। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया हर लोग ही रील बना रहे हैं, तो अब तो इंडिया में ही ले लो भैया, कितने मतलब आपने कितने कंटेंट क्रिएटर्स कितने बड़े बढ़ रहे हैं कवर सॉन्ग गा के। बिल्कुल। उन्हीं चीजों में सॉन्ग का मतलब ये हो गया कि हम उसके ना काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कि इतना खूबसूरत चीज बना दी उन लोगों ने, कि मैं भी एक अपना वो देना चाहता हूँ पोर्शन। मैं होता तो मैं कैसे गाता इस चीज को। हाँ, कॉपी पेस्ट वाला सीन भी चल रहा है आजकल के। ये इंस्टाग्राम के जितने और यूट्यूब पे ये क्या करते हैं, देखते हैं किसी का आइडिया उठा लिया, तुमने जैसा बोला वैसे ही आगे होंगे। अब तो तुमने देखा होगा हाँ, तुम्हारी भी कॉपी करने लग गया। मैं वही तो कह रहा हूँ भैया कि आपको ना मतलब अब जिन क्रिएटर्स को मैं देख के मतलब वीडियो सोचता था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं भी एक टाइम पे ट्रेंड फॉलोअर था, ट्रेंड सेटर बनने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस इन दो चीजों में। तो जब मैं ट्रेंड फॉलोअर था ना, तब मैं सोचता था कि यार अब सब भेड़ चाल कर रहे, एक बार मैं भी ट्राई कर ले। बोलते ना कि दिल्ली की भाषा में कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, तो वैसी वाली बात है। तो मैंने सोचा कि मैंने ट्राई करा, बट didn't work for me, नहीं काम करा मेरे लिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कहीं ना मेरा म्यूजिक, गॉड डैड सब ना मतलब नहीं आती है, सब चाहते होंगे, क्योंकि मैं खुदा भी चाहता होगा मैं से कि तू खुद का कुछ कर भाई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो उस चलते ना मैंने सोचा नहीं, अब तो करूंगा, खुद का ही करूंगा। और ना वही वाली बात होती है भैया कि अब जैसे बहुत चीजें सीख गया सोशल मीडिया पे कि जिसने की शर्म फूट गए उसके कर्म, वो वाला सीन है कि अब मैं जैसे मैंने अभी हे गर्ल पिकअप लाइन गा के गाना गा रहा हूँ। कितने लोगों ने मेरे को जब वो 1100 जब मैंने आपको बताया था वो वाला सीन कि जब मेरे सिर्फ 1100 लोगों ने देखा, उसमें 2-3 लोगों ने मेरे को बोला यार क्या गा रहा है, सीधा सीधा गाना यार, क्या मजाक कर रहा है, क्या कॉमेडी कर रहा है, ज्ञान। हाँ मतलब बोलते ना कमी निकालने वाले सब है, सुधार करने वाला कोई नहीं मिलता, वही वाली बात है। तो बहुत लोगों ने बोला क्या कर रहा है, क्यों पिकअप लाइन कर रहा है यार, तेरा है ही नहीं ये सीन, मतलब तू गाना चुपचाप से। फिर गाना डालू तो उसमें भी कहते थे कितना गाना डालता रहता है, रील डालता रहता है, खुद का निकाल लिया, कोई देखता ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, ओरिजिनल की ये भी बात है कि आर्टिस्ट ओरिजिनल निकालता है अपना, उसको कोई पूछ नहीं रहा, बताओ। एग्जैक्टली। तो मतलब आप समझ रहे हो, हर चीज का चिट भी उनका पट भी होता है। वही वाली बात है कि मतलब कुछ नया करूं तो उसमें भी कह रहे कि सिंपली गाऊं तो कहते हैं ओरिजिनल निकालो तो कोई देखता नहीं है। और आपको पता है जब ओरिजिनल आप गाना बनाते हो या कुछ ओरिजिनल खुद का प्रोडक्ट निकालते हो तो बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम, मनी, दिमाग, बहुत चीजें होती है उसमें। तो बस वही है। तो अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि मेरे को मैं कितने लोगों को देखा है कि मेरे जैसा कर रहे हैं। हाँ, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन दे दे ताकि मेरे को पता ना लगे, पर अंदर का तो मेरे को तो पता है ना कि मेरा वाला ही कर रहे हैं, पता लग जाता है वो चीज।
अब आपने कुछ चीज बनाई है, उसमें से थोड़ा सा लोग डिफरेंट करके निकाले, तो आप तो ऐसे पकड़ लोगे ना कि ये तो मेरा ही प्रोडक्ट है, बट थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के रिलीज कर रहे हैं। तो मैंने देखा बहुत लोगों को कर रहे हैं उस तरीके से, मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, क्यों अब एक आर्ट ना खुद तक नहीं रखना चाहिए, कहते हैं आप बांटो जितना बांट सको। एंड में यही तो होता है। किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी साहब को इसलिए तो हम जानते हैं कि उन्होंने अपना आर्ट बांटा। और मोहम्मद रफी साहब के कितने मतलब वो थे, चेले थे, महेंद्र कपूर हो गए। और आपने उनका गायकी सुना? मतलब मैं अब देखो, मैं तो छोटा हूँ, काफी छोटा हूँ, मैं तो उनके टाइम में मतलब पैदा भी नहीं हुआ था, और उनके गुजरने के बाद ही खैर मेरी बदकिस्मती रही कि मैं पैदा हुआ। वही तो अब जैसे डैड वगैरह बताते कि, और मैं भी सुनता, मैं तो कंफ्यूज हो जाता था क्योंकि मेरे को इतनी सेंस नहीं थी ना उस टाइम। अब सुनता हूं तो अब समझ में आता है कि हाँ गुरु रहता है थोड़ा, बट एक पूरा आपका वो एक उसके ऊपर आ जाता है, एक छाया आ जाती है, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं अमित कुमार का। नहीं, मेरे को लगता था किशोर कुमार साहब ने गाया, मुझे भी ऐसे लगता था पहले। तो वही वाली बात होती है बस, मतलब अब उसी चक्करों में था बस। अरे ये तो इन्होंने तो इनको घराने ही बोला गया है। रफी साहब हो गए, किशोर कुमार हो गए, 2 ही टाइप की वॉइस हुई है आज तक। फिर बाकी उनकी कॉपी बनी है आगे चल के, कॉपी, और उनमें फिर वेरिएशन होते गए हैं। अब मैं गाता हूँ, मेरी आवाज सॉफ्ट है, तो मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा मैं सोनू निगम जैसा गाता हूँ, बट कितने लोगों ने बोला कि तुम्हारी आवाज का जो टेक्सचर है, सिर्फ टेक्सचर की बात हो रही है, गायकी नहीं। अब सोनू निगम साहब और शान वगैरह ये तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक टाइम पे हूँ ऐसा। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को आपकी वॉइस लगती है, बिल्कुल आपकी ओरिजिनल वॉइस लगती है भैया। तो आपकी जो एकदम, मैं बता रहा हूँ, आपका जो है ना एकदम जो स्ट्रेट सुर लगता है, जाके एकदम स्ट्रेट है, वाइब्रेटो वगैरह नहीं देते हो आप ज्यादा। आपका स्ट्रेट जो सुर है ना वो यहाँ पर लगता है सीधा। सच बता रहा हूँ, वो चीज कि स्ट्रेट गा रहा है बंदा। और जो R&B टेक्सचर जो आता है ना, बहुत वेस्टर्न, जो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना। अब जब कोई बंदा ध्यान से सुनता है तो ही आप ये सब चीजें निकाल पाओगे। अरे बड़ी मुश्किल से साफ चीजें सुनने को मिलती हैं मार्केट में ना। ये मैं आपको थैंक यू बोलूंगा इस चीज, ये रियलिटी है। मैं आप इधर बैठो पॉडकास्ट में इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन वो जो क्लियर चीज है ना, क्लियर मैटर है, जो कानों को बहुत अच्छा लगता है, जिसको हमें सुनने की आदत है कि भाई परफेक्शन जिसको बोलते हैं, वो आने लग गया आपकी वॉइस में। मैं बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया लग रहा है, और मैं रिकमेंड करूंगा आप गजल्स भी गाओ, है ना, और अपने पिताजी के तो सारे गाने गा दो, इतनी भरी पड़ी है सारी चीजें। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी जो हुआ था ये कि भाई मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट है, पता नहीं कौन है, नेपाल का क्या है, वो तो भैया खैर नाम तो क्या ही लो, जो भी है, बच्चा ही है कोई, तो जो SKS सर का गाना लिया है उसने, तो उसने ढंग से मतलब अच्छे से नाम नहीं लिया कहीं भी। वो चीज मैंने उसका इंटरव्यू भी देखा, ये मतलब कितनी शर्म की बात है कि आर्टिस्ट जिसने बनाई है, जिसने ओरिजिनल चीज क्रिएट करी है, SKS सर ने, उनका ही नाम वो ढंग से नहीं दे रहा है, और वो बल्कि मिलियंस में चला गया वो गाना। कितने मिलियंस में गया है? आपका 1 मिलियन पार है, मतलब और YouTube में 1.8 समथिंग है ना। तो इसका मतलब क्या, 18 लाख व्यूज? 18 लाख व्यूज चले गए हैं उस गाने पे। कम नहीं होता 18 लाख ओरिजिनल गाने में, समझ रहे हो आप? और ऐसे नहीं प्रमोट वगैरह करा है उस गाने को, एकदम ऑर्गेनिक। बंदा उसमें जो सिंगर है जिसको दिया है SKS सर ने, उसने रिक्वेस्ट करी SKS सर से। मैं आपको बताता हूँ ना क्या हुआ था कि जब वो गाना डैड ने सबसे, क्योंकि डैड का ना मतलब क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। अब राइटर कंपोजर्स कैसे होते हैं, बहुत खुले मन के होते हैं। एक बार के लिए सिंगर बहुत सोचता है कि ये गाना मैं गाऊं या ना गाऊं, सुनाऊं या ना सुनाऊं। पर एक मैंने नोटिस करा, मतलब जितना भी मैं बैठा हूँ, जितने मॉलों में बैठा हूँ, या डैड मेरे को जहाँ पे लेके गए हैं, बहुत, मैं बार बार डैड का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कितनी चीजें अपनी लाइफ को लेकर भी मेरे को एक्सपीरियंस करवाया है कि आगे जाके मैं ऐसी गलती ना करूं। बिल्कुल। और ऐसा मैं बहुत, मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ। और रही चीज ये वाली, मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो इन्होंने जिन्होंने सिंगर, जिस सिंगर ने गाना लिया डैड का, मैं गाने का नाम तो बता ही देता हूँ, तेरी मुस्कान पे, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में। तेरी मुस्कान पे आप तेरी मुस्कान भी डालोगे तो पे वगैरह अपने आप आ जाएगा। ये ना, जिंदगी लुटा दूं, तू जो रोए कांधे पे खुद को मिटा दूं। क्या टेक्सचर है बताओ, क्या गाना बना के। तो वही तो भैया, और ये आपने क्यों नहीं गाया?
उसको क्यों दे दिया? क्या बोलूं भैया, अब क्या कहते हैं, लक की बात हो गई या किस्मत की बात हो गई, क्या है कि अब मैंने भी थोड़ा सा, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ठीक है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि शायद मैं उस गाने को जस्टिफाई नहीं कर पाता कि हाँ, बट हाँ ये मेरे को ऐसा लगता है मेरी गलती हो गई कि मैंने डैड को बोल दिया कि हाँ चलो दे दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गाना गलत हाथ में पड़ गया। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब घूम के उस बात पे आते हैं। तो जैसे अब उस सिंगर ने गाना मांगा, तब तक तो भैया गाना दे दो, बहुत अच्छे से करेंगे ये वो, मतलब जो भी उन्होंने बोल सके बोला। डैड ने पूरा विश्वास करके, डैड ने 1 रुपया नहीं मांगा अब तक, आपको पता है गाने का, रॉयल्टी तक नहीं मांगी है। हाँ बिल्कुल, रॉयल्टी आपको कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। और डैड की मतलब डैड का बड़प्पन कह लो या हाँ, तो उस पे कुछ भी पैसा नहीं आया अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ हमने, और डैड ने कुछ मांगा भी नहीं। चलती गाने पे? बिल्कुल चलता है, चलती है, बिल्कुल चलता है। तो उसमें तो बहुत पैसे आए होंगे। चलता है, मोनेटाइज्ड अकाउंट है वो YouTube का। तो उस गाने पे 1.8 मिलियन आ गए। तो आपको कितना लगता है रेवेन्यू कितना जनरेट हो गया होगा? बहुत हो गया होगा यार, बता नहीं सकते ऐसे में बता दूंगा। एग्जैक्टली। तो मतलब और आपको पता है YouTube पे अब जो चीज कंटेंट चल रही थी वो तो पुश कर देता है, और उसमें और ऐड पे ऐड चलाता है। उनको NOC वगैरह दी थी कि ये गाना अब आपका हो गया? नहीं, अभी भी कॉपीराइट्स हैं डैड के पास। उस गाने के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, अभी भी डैड का नाम है वहाँ पे, पूरा नाम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये राइट है आपका। अच्छा। कि अगर आपका गाना ऐसे डला हुआ और आपने किसी चीज की पेमेंट नहीं दी तो वो गाना उसका नहीं हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। रॉयल्टीज आपकी रहती हैं सारी, जितनी वैसे तो आप सारी ले सकते हो। हाँ। लेकिन आप उनको बोल सकते हो कि 50% इसमें से आपको हमें देना है एज अ क्रिएटर। मैंने देखो, अब मैं नहीं तो आप कॉपीराइट मार सकते हो उस वीडियो पे। एक बेटा होने के नाते, एक म्यूजिशियन होने के नाते मेरे को काफी बुरा लगा जब ये चीजें मैंने देखी डैड को फेस करते हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों के लिए गाना लिखा है, इंडस्ट्री में बहुत लोगों के लिए गाना लिखा है। बट जब ऐसे इंस्टेंस देखता हूँ मैं, ये चीजें जब होती है उनके साथ, तो मेरे को बुरा लगता है थोड़ा। इसी वजह से भी मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, खुद का भी करूंगा ना मैं, कि डैड अब जो भी करेंगे मैं और डैडी करेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो उनको डर डर के नहीं रहना पड़ेगा ना। मैं तो ऑब्वियसली मेरा जो आएगा उनको रिटर्न जाएगा। हाँ। तो इस आर्टिस्ट ने क्या करा, जब तक गाना मिला नहीं, डैड के पीछे पड़ गए पूरा, एकदम रात दिन कॉल करा कि भैया दे दो गाने, ये वो, फाइनली। और डैड ने अच्छे मन से दे दिया। छोटा भाई समझ के बोलो या बेटे की उम्र का समझ के बोलो, वो छोटे हैं, मतलब इतने बड़े नहीं है, उनको दे दिया। उसके बाद क्या करा उन्होंने, आप मानोगे नहीं, गाने का विजुअलाइजेशन, जो विजुअल करते, विजुअलाइजेशन और क्या कहते हैं, स्टोरी लाइनिंग, जो भी आपका, और सिनेमैटिक शॉट्स जितने भी, सब चीज में डैड ने ध्यान दिया है। अच्छा। अब मानोगे नहीं, सब चीज में डैड ने बाकी वीडियो वगैरह में उन्होंने पैसे लगाए हैं? हाँ, बाकी उनका था ठीक है, वो चीज में। लेकिन आपकी तो कोई पेमेंट नहीं मिली? नहीं। अच्छा। नहीं, बट हाँ, फिर वो चीज था। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर जब गाना चल गया, उसके बाद डैड ने कॉन्ग्रेचुलेट करने की कोशिश करी। वो तो मतलब एकदम सेलेब वाले रिस्पॉन्स, मतलब कोई रिस्पॉन्स ना देना। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरव्यूज में भी जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं उनको, तो कोई जवाब नहीं देना, और एकदम से जवाब देना। ओ अच्छा। हाँ, मैंने देखा कि वो चीज के इंटरव्यूअर ले रहा है, इंटरव्यू पूछ रहा है, तो अपने बारे में बताया जा रहा है। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि इसको किसने लिखा। एग्जैक्टली। तो कह रहा बंदा कि ओ मैं तो भूल गया। हाँ, अरे आप कैसे भूल जाओगे? एग्जैक्टली भैया। तो इन्हीं चीजों, जिसने आपको गाना बना के दिया यार, आप कैसे भूल जाओगे उसको? आप ना उसको रॉयल्टी पहुंचा रहे हो ना कुछ। ये हमारे आर्टिस्टों का ना हक मारा जाता है सारी चीज, और ये पता नहीं है सब लोगों को। मैं बता दूं आपको, अगर आपकी कोई ऐसे कंटेंट है मार्केट में, तो आप उस पे कॉपीराइट मारने का हक रखते हो। कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हो आप उस पे। मैंने पहले आप प्यार से पूछ लेना कि नहीं, बकायदा हुआ है, सारी बातें हुई है। उसके बाद भी ना फिर अच्छा रिस्पॉन्स जब सामने से आता नहीं है, तो बीइंग अ गुड म्यूजिशियन और बहुत चीजों को ध्यान रखते हुए, डैड ने पता नहीं, मतलब अभी भी वो कहते कि नहीं छोड़ रहने दे। उन्होंने, डैड ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, उन्होंने बोला मेरा एक गाना ले लिया पर मेरी किस्मत तो नहीं लेके गया ना। बताओ, ऐसी सोच है। तो मतलब बीइंग अ गुड म्यूजिशियन ना, उन्होंने सोचा कि किसी का क्यों बुरा करूं। इसी वजह से भी ना, मतलब डैड मतलब बहुत बुरा तो आपके साथ हो रहा है ना। एग्जैक्टली। मैंने समझाने की कोशिश करी, बट खैर अब किसी के मन को कैसे आप बदल सकते हैं? अब कोई इंसान अच्छा है दिल से, तो आप उसको मतलब आप कितना भी समझा लो, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो किसी के लिए बुरा नहीं कर पाएगा। वही चीज मैंने डैड के साथ देखा है कि इन्होंने बहुत टाइम करा है ऐसा, तो कितनी बार ऐसे ड्रॉबैक हुआ है, और इस टाइम इस वाले में तो मतलब रहा है काफी ज्यादा। तो इसी वजह से भी मैं आप सोचता हूँ कि अब अभी भी बहुत लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, मेरे सामने बहुत कॉल्स आते हैं डैड को, इंडस्ट्री से भी बहुत कॉल आते हैं, मैंने भी देखा है, और बोलते कि एसके साहब आप गाना दे दो हमें। डैड बोलते हैं 1 मिनट, मेरे को भाई से बात करनी है। मेरे को भाई बोलते हैं, बेटा नहीं बोलते, भाई बोलते हैं, तो लोग कंफ्यूज आते हैं। तो मेरे को भाई बोलते हैं, और क्या कहते हैं, मेरे से पूछते हैं कि गाना दे दूं, मैं सीधा मना कर देता हूँ।
क्योंकि गलती एक ही बार हो जाती है ना भैया, उसके बाद फिर आपको सीखना पड़ता है, तभी तो आप हारते नहीं हो। सही बात। या तो आप जीतते हो या सीखते हो। तो सीखने से पहले भी आपकी थोड़ी गलती होती है ना, उसमें सीख जाओ, उसके बाद फिर आप जीतते जाओगे। हाँ, वही वाली बात है बस भैया। मैं तो SK सर को हमारा ऐसा जैम मानता हूँ कि उनकी वो जब बैठ के पढ़ते हैं ना चीजें, जो अपनी अंदर की बातें बोलते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया, लिखाई उनकी, मतलब अगर आप देख लोगे कि रफी साहब भी उनके गाने गा पाते अगर आज होते तो वो इस लेवल का उनकी चीजें हैं A to Z। गजल लिखवा लो या कुछ भी, लेजेंडरी। हम तो खुशकिस्मत, बस मैं तो अब आपको पता है मैं कितना लकी हूँ। हाँ। अब मेरे तो घर में ही है अब आप। और बीइंग एन आर्टिस्ट ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे को ऐसे लगी कि आपके पास गुरु तो है, बट जब गुरु पिता मिल जाता है ना आपको, तो बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती है। जगह जगह अच्छा, आपके पास एक डॉगी भी है, आपका बेटा, जिसे आप अपना बेटा बोलते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो भाई बोलता हूँ, मैं तो भाई बोलता हूँ। उसके बारे में बताइए कुछ। तो रॉकी एक्चुअली मेरी लाइफ में 1 साल पहले आया। अच्छा। सितंबर में। तो एक्चुअली क्या हुआ था, डैड किसी काम से बाहर जा रखे थे, तो वो ना ऐसे ना स्ट्रे डॉग्स की तरह से भटक रहा था। अच्छा। ऐसा लगता था, ऐसा मेरे को अभी तक याद है, उसको ना किसी ने छोड़ दिया था। क्योंकि पता कैसे चला, क्योंकि ना अब ऐसे आप किसी का कुत्ता ला नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुत्ते बहुत समझदार होते हैं, वो बाहर खुद घर के बाहर भी ऐसे निकल जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं ना घर में, और मालिक लोग को भी पता रहता है कि ये वापस आ जाएगा, तो ऐसे छोड़ देते हैं। बट क्या हुआ, उसकी हालत बहुत खराब थी, मतलब एकदम पतला सा, मिट्टी वगैरह लगी हुई है। अच्छा। यहाँ पे ना नाक में ना चोट लगा हुआ है उसके। अच्छा। तो वो सब मतलब उसके चक्कर में अब काट दिया होगा किसी कुत्तों ने, स्ट्रे डॉग्स ने, भोला सा था एकदम, किसी ने निकाल दिया। हाँ। तो क्या ब्रीड है? लैब्राडोर है। लैब्राडोर गोल्ड व्हाइट लैब्राडोर है। तो क्या हुआ, डैड फिर ना बैठे हुए थे स्कूटी में, तो एकदम से आया और डैड को पता नहीं उसने क्या देख लिया डैड में ऐसा, और पीछे पड़ गया। फिर उसके बाद तुम ही ले चलो मुझे। बस उसने चुन लिया। अच्छा। हमने नहीं चुना रॉकी को। सही बात है। रॉकी ने हमें चुन लिया। और आप मानोगे नहीं भैया, वो दिन और आज का दिन है, बहुत लाइफ बदल गई है। अच्छा। ऐसा लगता है उसकी ब्लेसिंग्स लग गई है सही में। मतलब बहुत चीजों में कहते हैं ना कि आप अच्छा करते हो ना, तो घूम के कहते हैं कि लाइफ ना कंपास की तरह होता है, घुमाते हो ना आप। हाँ। जिस तरीके से घुमाते हो ना आप, घूम के अपने तरफ ही आ जाता है। हाँ। है ना। तो ये वाली बात है, हमने उसके साथ अच्छा करा। हमने अच्छा क्या करा, हमने एक इंसानियत दिखाई। बिल्कुल। और उसकी दुआ लग गई भैया। बिल्कुल लगेगी, और क्या, यही होता है। और मैंने देखा आप स्ट्रे डॉग्स के लिए भी काफी कुछ करते हैं। जितना हो सके भैया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्या कहते हैं ना, आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते ये बात मैं लेकिन आपको बोलूंगा, जो आप अच्छे काम करते हो ना, वो सारी चीजें दिखानी चाहिए, क्योंकि आप उनकी वीडियोस बनाओ। अच्छा। सारी चीजें दिखाओ अपने फॉलोअर्स को कि आप क्या क्या सच में करते हैं। मुझे पता है आप लोग SK सर और आप लोग कितने दिल से अच्छे हैं, कितनी चीजें करते हैं समाज के लिए, लेकिन वो चीज भी दिखनी चाहिए ताकि लोग सीखें उससे, और क्रिएटर्स भी सीखें। आप कह रहे हो तो बिल्कुल मैं डालूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं, लास्ट मंथ ही मैं और मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं, हमने क्या करा कि क्या कहते हैं, मतलब मेरे एक दोस्त है, मतलब काफी क्लोज, तो वो एक्चुअली मेरे से ज्यादा उसको पसंद है कुत्ते। तो उसने मेरे को बोला कि चलो खाना वाना बनाते हैं, बांटते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, जब हमारे पास टाइम हो, जितना हम कर सके उतना हम कर लेते हैं। या तो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जो डॉग्स वगैरह की आपने देखा है मॉल्स वगैरह में रहते हैं, एनिमल राइट्स के लिए वो डोनेशन वगैरह करते हैं, उनमें हो सके तो हम कोशिश करते हैं करने की। और साथ ही साथ कोई रास्ते में मिल जाए, मैं कभी भी ना, मतलब मैं पर्सनली जब भी मैं अकेला ट्रैवल कर रहा होता हूँ, जब भी कोई ऐसे सामने से कुत्ता आ जाता है ना, मेरे को रॉकी की याद आ जाती है, तो मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ, तो मैं रुकता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि ना आसपास देखता हूँ कोई है, मतलब ग्रोसरी शॉप हो या कोई हो, उसमें से दूध का पैकेट लेके मतलब पिला देता हूँ मैं, जितना मैं कर सकूँ। बहुत अच्छा। तो क्योंकि एक टाइम पे रॉकी भी ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बताना भूल गया कि डैड उसको कैसे लेके आए। अच्छा। तो उसको घर लाने से पहले रॉकी को डैड ने ना कंफर्म कर लिया कि इसको किसी ने छोड़ा ही है, पूछ लिया आसपास। तो लोगों ने बोला 3 दिन से ऐसी भटक रही है। मतलब 3-4 दिन से ऐसी भटक रहा है, हफ्ता भर होने वाला है, और ना इसको कोई दे रहा है खाने के लिए, ना इसको कोई पूछने आ रहा है, ना कोई देखने आ रहा है। और मतलब यहाँ के कुत्ते वगैरह इसको मतलब काटने की कोशिश करते हैं, वो बदमाशी मतलब समझ रहे हो, क्योंकि बहुत भोला सा था। अब थोड़ा वो हो गया, घर में आ गया ना, थोड़ा हमारे शहर में रहकर, हाँ अब तो हट्टा कट्टा हो गया। तो उस फाइनली फिर डैड ने मेरे को फट से कॉल करा, तो मैंने फोन उठाया, फिर डैड ने बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं तेरे को वीडियो भेज रहा हूँ, क्या करें इस डॉग का, लेके आना है कि नहीं। और आप मानोगे नहीं, इनफैक्ट हमारे पास पहले एक डॉग था, उसका नाम था फर्गस। वो भी ब्लैक कलर का लैब्राडोर। फर्गस, हाँ, वो तब मैं बहुत छोटा था, तो मतलब हुआ कुछ इंसिडेंट मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैं काफी छोटा था। उसके बाद मेरे को याद करना पड़ेगा, बट खैर अभी रॉकी की बात चल रही है। तो
वो था फर्गस। तो मैं ना जिस दिन डैड का कॉल आने से पहले कुछ घंटे पहले मैं सोचा था मैं कुत्ता लेके आऊंगा। अच्छा। और मैं स्टोरी नहीं बना रहा, यकीनन यही बात है, यही होता है यार। एग्जैक्टली जिस चीज के बारे में सोचो और फिर यूनिवर्स वही चीज आपको देने लग जाता है। ये चीज मैं मानता हूँ। हाँ, क्या कुछ क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, जब भी मैं कुछ अच्छा सोच रहा होता ना वो हो ही जाती है। या वो मेरे हित में होने वाली बात होती है ना, अगर मैं कुछ चाह रहा होता हूँ वो हो जाती है। तो मैं उसी दिन सोच रहा था कि अब मैं सोचा था एक डॉग ही लेके आऊंगा यार, मतलब घर में ना एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे, समझ रहे हो? क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है ना, डॉग्स ना आपकी ना बैड एनर्जी खींच लेते हैं। हालांकि ये गलत है, मतलब बट एक मतलब दिख जाती है। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे रिवर्ब है। रिवर्ब सबने सुनी है, हम आर्टिस्ट सुनते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पाएगा कि रिवर्ब क्या चीज है। ऐसे और भी चीजें होती है, नेगेटिविटी सारी चीज, जैसे हमारे धर्म में घंटी बनी है, हर चीज का साइंस है कि इन्वायरमेंट शुद्ध करना। ऐसे ही जो हमारे ये जीव हैं, इनकी सेंसेस हमसे ज्यादा हैं। उनके कान बड़े तेज हैं, उनकी आंखें दूसरा लेवल देख सकती हैं जो हमें डायमेंशन दिख नहीं रहा है। तो हम इनको अपने से कम ना समझे, हमसे ज्यादा ही है, हमसे ज्यादा ही हमें लगता है, हमारी नजर में ऐसा लगता है ये लोग समझ नहीं पाते चीजों को, हालांकि हम इनकी चीजें समझ नहीं पाते, ये इतने एडवांस होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी मैं रॉकी का बता रहा था, तो रॉकी का मैं उस दिन सोच रहा था कि डॉग को लेके आना है यार घर में, क्योंकि मैं थोड़ा ना बर्न आउट हो रहा था अपने म्यूजिक में भी, क्योंकि उस टाइम तक मेरा इंस्टाग्राम में कुछ मतलब ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, किसी सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा बर्न आउट फील हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ा माइंड थोड़ा सा कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा कर लेते हो ना, तो आप थोड़े बर्न आउट होने लगते हो, फिर आपके ना मोटिवेशन भी चला जाता है, आपको आइडियाज नहीं आते। तभी आपने देखा कभी कभी मतलब ऐसे आप भी जब कुछ कंपोज कर रहे होते हो तो आप वो कर लो, बट थोड़ा सा बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक लेके, थोड़ा रिफ्रेशर लेके दोबारा करो तो एक और क्या पता नया आइडिया आ जाए, चेंज हो जाता है। वो थोड़ी देर पहले देखा ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर उसके बाद घूम के इधर से अबे यार इससे तो बेकार, फिर उसमें सुधार कर सकते हैं। तो वही वाली बात थी। तो फिर डैड का फोन आया कि क्या करे, रॉकी को लेके आए। मैंने बोला हाँ ठीक है बिल्कुल लेके आओ। मैं तो सोच ही रहा था, डैड और खुश हो गए, डैड भी खुश हो गए, मैं तो खुश हो ही गया। तो फिर ना मेरे को लगा छोटा सा पपी होगा, डैड ने बताया कि लग रहा है तकरीबन एक साल का ही लग रहा है। 1 साल का तो लैब्राडोर बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं ना थोड़ा सा डाइसी हो गया। मैंने बोला कि यार अब कैसा होगा, कैसे ट्रेन करा होगा, मतलब खूंखार तो नहीं होगा, समझ रहे हो? एकदम से दूसरे फैमिली से किसी और के फैमिली में जाना है, एडजस्ट कर नहीं पाएगा। और मानोगे नहीं भैया, उसको सिर्फ गिनती के 3 दिन लगे थे हमारे फैमिली से एडजस्ट होने में। अच्छा जी। और द रीजन इज बिकॉज उसने हमें चुना। अगर हम उसे जबरदस्ती लेके आते ना, वो नहीं कर पाता एडजस्ट। उसने डैड को चुना, और अभी भी डैड को छोड़ता ही नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, डैड के साथ ही सोएगा, डैड के साथ ही करेगा। बल्कि एक बार कल क्या बताता हूँ आपको, कल मैं रिकॉर्डिंग से घर जा रहा था डैड के साथ, जैसी दरवाजा खोला मैं सामने हूँ, डैड पीछे मेरे बगल से निकल गया। अच्छा। मेरे को देख के पूछ रहा है, बगल से निकल गया, डैड को पूछ रहा है। तो ऐसी बात हुई है। फिर हम उसको घर लेके आए, फिर उसको सवारा, और काफी 2-3 दिन तक वो थोड़ा बीमार था। होता ना, धूप लग जाती है। अभी आपका मान लो मतलब सितंबर था, गर्मी रहती है उस टाइम पे भी, और ये तो दिन भर ही बाहर था। अब हम लोग थोड़े घर के अंदर बैठ जाते तो हमें रहता, अब हम भी 24 घंटे बाहर रहे, तो गर्मी में हमें भी लग जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू लग जाता है, बहुत चीजें होती है। तो वो भी ऐसा हो गया था, उसको वॉमिटिंग हो रही थी। फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, फिर जाके जब वो नॉर्मल हुआ फिर खेलने लगा। और बस अब उसको 1 साल हो गया। रिसेंटली हमने केक भी काटा था उसका। हाँ, कि हमारे साथ उसको 1 साल। और जैसे आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी? मेरा स्कूलिंग ये अपना उपराज से हुआ था, ये वसंत विहार। अच्छा, दिल्ली से? हाँ दिल्ली से। मैं तो दिल्ली के पैदाश हुए। अच्छा, दिल्ली के लड़के, दिल्ली के लौंडे सबसे अलग। दिल्ली से हूँ। LOC दिल्ली से हैं, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो तो थोड़ा मैं नहीं बोलूँगा भाई। उनसे भी मिलेंगे कि इस दिन LOC। और क्या मिलेंगे, वो तो उनके साथ भी बैठ के करते हैं। हाँ मिलेंगे वो तो। और जैसे कॉलेज तो अभी मैं एक्चुअली ओपन से कर रहा हूँ अभी। अच्छा। हाँ अभी ओपन से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है थोड़ा म्यूजिक अच्छा, भी कर ही रहे हो? हाँ कर ही रहा हूँ, क्योंकि डैड ने ना एक काफी अच्छी चीज लगी मेरे को। और जैसे कि आपने बोला आपका आइडल कौन है, सोनू निगम, उनकी भी बात, और डैड से तो मैं खैर बचपन से सुनता आ रहा हूँ। डैड ने एक चीज बोली कि ना, एजुकेशन को कभी ना छोड़ना मत, कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू, तुम्हारे काम ही आएगी, चाहे वो म्यूजिक से लेकर हो, चाहे तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेकर हो, या बहुत चीजों में, किस तरीके से लोगों से बात करनी। अब आपको क्या लगता है, जैसे अगर मैं एजुकेटेड नहीं होता, क्योंकि देखो 2 चीजें होती है,
या तो आप जिंदगी से सीखते हो या तो आप किताबों से सीखते हो। बिल्कुल। मैं किताबों से सीखा हूँ, आपने दोनों से सीखा है। बिल्कुल। तो मतलब किताबों से सीखने से आपको ये होता है कि आपको लिटरेचर का पता रहता है, आपको कैसे बात करना पता रहता है। तो उन सब चीजों में डैड ने मेरे को ये बोला कि ऐसी मतलब तू पढ़ते रहे, म्यूजिक को कंटिन्यू रख, ठीक है, प्रायोरिटी दे म्यूजिक को, बट पढ़ाई को कभी मतलब छोड़ना नहीं ऐसे। और ये चीज मैंने सोनू निगम का जब एक बार इंटरव्यू देख रहा था, इंडियन आइडल का ही किसी का एक आया था कोई कंटेस्टेंट, उनको भी उसने ऐसे ही बोला था कि पढ़ाई कभी मत छोड़ना, ये वो करके। तो मेरे को लगा नहीं, बीइंग एन आर्टिस्ट उस लेवल पे, बॉलीवुड के टॉप लेवल पे, जो आर्टिस्ट खुद सामने से बोल रहा है कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, तो मतलब मेरे को भी लगा कि नहीं। तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हमेशा से हिस्ट्री रहा है, पता नहीं हिस्ट्री। हाँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, लोगों को बोरिंग लगता है, बट मेरे को ना बहुत चीजें लोगों का, जैसे मैंने आपको बोला, मेरे को जितने भी आर्टिस्ट पसंद है ना, उनके थॉट प्रोसेस की वजह से, जिस तरीके से वो सोचते हैं, और इतिहास में वही बताया, जब किसी ने कुछ अलग सोचा तब रेवोल्यूशन आया। बिल्कुल। तो उस वजह से मेरे को हिस्ट्री पसंद है, और बस मेरे को हिस्ट्री पसंद है, बाकी चीजों में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह हो गए, ये मेरे को मेरे समझ के बाहर है, मेरे को समझ नहीं आता। वो फुटबॉलर है ना, क्या नाम है उसका, जो फेमस फुटबॉलर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, उससे पूछा ना किसी ने कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, क्या सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट कह रहा है, हिस्ट्री साइंस ऐसे, वो कह रहा था गुड एट साइंस, हां, फिर बोलता है व्हाट डू यू कॉल साइंस, हां, वो मतलब वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है बंदे ने बता दिया अपना फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन उसे याद ही नहीं कि ये क्या होता है। वो चीजें मतलब अब सॉर्ट ऑफ, अब उसके लिए तो एम्बैरेसिंग नहीं रहा होगा, पर कितने लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं आज तो बड़ा फुटबॉलर है यार, मतलब ऐसा सीन है, बताओ सीन्स है। तो फिर वो किसी ने बोला कि उनकी भाषा में साइंस को सीन्स ही बोलते हैं। हाँ, वो पोर्चुगल का है ना, क्योंकि और वहाँ पे डोमिनेंटली सिर्फ पोर्चुगीज ही बोलते हैं, इंग्लिश का इतना है नहीं। अब ये जैसे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इंडिया ने बैन कर दिया था टिकटॉक। अच्छा। देखो ये जितनी रील्स का आइडिया था, शॉर्ट्स का आइडिया था, ये सारा टिकटॉक, हाँ, टिकटॉक का ही आइडिया था। फिर इंडिया ने सारे वो पकड़ लिए स्टोरीज, मतलब उसका ही। हाँ, फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई ये चाइनीज है, कुछ भी है, इन्होंने करके कुछ एप्स को बैन कर दिया, कॉपी करना वही। लेकिन इनको ये नहीं पता कि उस चीज से बहुत लोगों के घर चल रहे थे। एग्जैक्टली, मतलब इन्होंने बेकार कर दिया सब कुछ। बहुत लोग मतलब जो बहुत डिमोटिवेटेड थे, डिप्रेशन में थे, मेरे को ऐसा लगा उनके लिए ना एक वो था, एस्केप जोन नहीं होता, बिल्कुल कि यहाँ से चल। और आज मैं देख रहा हूँ अमेरिका के क्रिएटर्स को टिकटॉक इतना पैसा दे रहा है। अरे भैया मैं आपको क्या बताऊं, मिलियनियर्स बन गए वो लोग। एक कौन सा है, एक्सो टीम करके आपने देखा है, मतलब एक है, मतलब बाहर के शायद वो सारे टिकटॉकर्स ही हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया में 07 था ना टीम, ये मिस्टर फैजू वगैरह का, वैसे वो बाहर के हैं। अच्छा। उनका देखता हूँ भैया, उन्होंने प्रॉपर सिर्फ एक बंगलो ले रखा है जिसमें सिर्फ वो वीडियोस बनाते हैं। बताओ टिकटॉक के रील्स के जो भी है, यहाँ पे तो बन ही रहे थे लोग, मतलब बिल्कुल ही कर दिया। और छोड़ो, मैं खुद था टिकटॉक में, मैं अपने गाने डालता था और रिस्पॉन्स उसमें भी आ रहा था धीरे धीरे, वो भी बंद हो गया, तो उसमें भी थोड़ा मेरे को डिमोटिवेशन हो गया था। इन्होंने क्या किया, टिकटॉक को हटाओ, पता नहीं ये फेसबुक की या इसकी क्या चाल थी, क्या नहीं थी गवर्नमेंट। ये ना मेरे को ऐसा लगता है, ये आपका जो एप्लीकेशन देख रहे हैं मौज, हाँ मौज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद उसको आगे पुश करने के लिए, मतलब हो सकता, बहुत चीजें होती है ऐसे ही कुछ था, क्योंकि इसके तुरंत हटते ही इंस्टाग्राम में रिलीज किया रील्स, हाँ, और यूट्यूब ने शॉर्ट्स, हाँ, है ना, हाँ, कि वो वाली ऑडियंस कैप्चर कर लो इधर। लेकिन वो इतना मैंने देखा था, क्रिएटर्स को यहाँ पर बुलाते थे। इंस्टाग्राम तो कुछ भी नहीं कर रहा है क्रिएटर्स के लिए, आपको बुलाया कहीं उसने कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है आ जाओ, लेकिन टिकटॉकर्स को बुलाते थे ऑडिटोरियम में। एग्जैक्ट, उनको बकायदा ये आपका ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग होता था, और इनके जितने भी मतलब और भी बहुत चीजें होते थे, इनको वो दे देते, गुडीज हो गए, वो वही होता है ना सॉर्ट ऑफ चीजें, मतलब मोटिवेट करे रखने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, और आइडियाज देते थे कि तुम ये कर सकते हो। और इन स्पेसिफिकली सिर्फ क्रिएटर्स के लिए छोटे छोटे वो बना लिए, मतलब रूम्स बना लिए, यहाँ पे आओ, वीडियोस बनाओ, क्रिएट करो बस। और इसी प्रकार से इन्होंने बंद करी पबजी। हाँ, भाई पबजी से भी हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना इंडिया की, वो इतनी उठ रही थी कि आप बोल भी नहीं सकते। जैसे जोनाथन गेमिंग है, 8-bit थग्स वगैरह हो गए, ये सब आगे बढ़ा रहे थे गेमिंग को, और मॉर्टल हो गया, ये लोग कितना नाम कर दिया इन्होंने वर्ल्ड में हमारा, और ये गेमिंग को कुछ समझ ही नहीं रहे, मतलब। पर अब उनको जब दिमाग आया ना, उन्होंने फिर बैटल ग्राउंड्स नहीं बना लिया, लेकिन फिर उसे बैन कर दिया, बैटल ग्राउंड्स को भी बंद कर दिया। यही तो पता नहीं क्या चल रहा, समझ नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं, या तो मतलब शायद मेरे को ऐसा लगता है कि क्या पता, मतलब पबजी का कुछ ऐसा रहा होगा, इंटरफेस होता, मतलब होता ना कि इंटरफेस। अरे यार लाखों चाइनीज ऐप है यार, हाँ वो तो है, सारी चीजें हैं, चाइना कितनी चीजें आ रही है। मैं वो नहीं बोल रहा कि चाइना का यूज ही करना चाहिए, लेकिन
जो हमारी इकोनॉमी में हेल्प कर रही है जो चीज, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं जितने भी, वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं अपने नॉर्मल जो इससे हटके, कि हर एक कोई इंजीनियर बन रहा है, हर एक कोई, अब लोग गेमर्स बन रहे हैं, लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। नई जनरेशन है ये, इन लोगों को यार सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप पुश करो, ये नहीं कि इनके हाथ से ही वो चीज छीन लो जहाँ पर अपना एक करियर बना रहे हैं। अब जैसे इंस्टाग्राम उड़ जाए, यूट्यूब उड़ जाए, मैं तो घबराता हूँ इस चीज से कि कल को हम इस पे बना रहे हैं अपना। नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब इतने डोमिनेंट हो चुके हैं ना, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी से इंडिया से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग भी मतलब रेवेन्यू में हेल्प कर रहे हैं इंडिया को? बिल्कुल करेंगे। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये सारे, बट रिसेंटली ना, पिछले साल की बात है, इसी साल की स्टार्टिंग की बात है, ऐसी कुछ बात चल रही थी कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटा देंगे। और मैं ये सोचा था कि यार मतलब इंडिया क्या ही कर रही है, पहले से ही मतलब एक डेवलपिंग कंट्री है, ऊपर से और तुम एकदम पीछे हो जाओ। सही बात है, क्योंकि ये सारी चाइना है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में तो वाईफाई तक आपका हटा रखा है। अच्छा, मतलब वहाँ पे मतलब लोग, पता है वहाँ पे ब्लॉक कर, मैं कुछ परसेंटेज मेरे को याद नहीं है, पर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर डिप्रेस्ड। मतलब डिप्रेशन का सबसे हाई रेट मतलब वहाँ पे है बहुत लोग, मतलब, और वहाँ से ऐसे कि आप एस्केप भी नहीं कर सकते, नॉर्थ कोरिया टू साउथ कोरिया भी नहीं जा सकते, आपको एग्जैक्टली बॉर्डर पे आपको कर देंगे आपका काम। तो उनको तो गुलाम बना के रखा जा रहा है एग्जैक्टली इस चीज में, बस वही है बस। कितनी लंबी बातें हो गई है, 1 घंटे का तो हो गया होगा। करें रैप अप फिर? और कुछ आपको बोलना है? कुछ नहीं, बस कुछ हमारी ऑडियंस को आपको बस मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को, जो भी आप कर रहे हो दिल लगा के करो, और आप जब भी बर्नआउट हो रहे हो ना, बर्नआउट इन द सेंस कि जब भी आपको लग रहा हो कि नहीं यार अब बैक ऑफ हो जाना चाहिए, अब मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं कर रहा, तब आप सिर्फ एक चीज खुद से ना क्वेश्चन करना कि मैंने स्टार्ट क्यों करा था। जब आप ये चीज स्टार्ट मतलब क्वेश्चन करोगे ना खुद से, और फिर आप देखोगे कि कितना टाइम हो गया आपको वो चीज करते हुए, और कितने टाइम बाद आप बर्न आउट हो रहे हो, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार इतनी मेहनत कर ली, थोड़ी सी और कर लेता हूँ। यही चीज मेरे साथ हुई है और अभी तक भी हो रही है काफी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर वीडियो परफॉर्मेंस अच्छा करे, कितनों पे मिलियन आ रहे तो कितने पे लाख व्यूज आ रहे हैं, तो वैसी वाली बात होती है। तो आप ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, आपके जो इंस्टिंक्ट है उस पे भी भरोसा रखो। जैसे मेरे को हुआ था, मैंने रील डिलीट करके दोबारा अपलोड करा तो वो चला। तो बहुत चीजें आप ट्रायल एंड एरर वाला सीन है, स्टार्टिंग फेज में करो जितना हो सके, 24 घंटे सोचते रहो मैं क्या करूं, क्या इसमें क्या करूं, क्योंकि जब तक मेरे डैड एक लाइन बोलते हैं, वो चीज ना कभी कभी मैं अभी भी फॉलो नहीं कर पाता, मैं कोशिश करता हूँ, कहते पागलपन की हद से गुजर जाओ तब जाके कुछ अलग कर पाओगे तुम। यही तो, वो तो मुझे बोलते हैं ये चीज। हाँ, आपके डैड जो है ना किसी को नहीं समझाते आपके सिवा। हाँ, exactly, और फिर मैं हूँ। हाँ, exactly, वो मेरे को भी ये कहता है क्योंकि राहुल अपने अंदर आग ऐसी जला लो जो बुझ ना पाए और उसमें उसकी आंधी में सब जल जाए। अर्जुन का वो बोलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने मछली के आंख में मारी थी ना, तीर मारा था, तो ऐसे मोटिवेशन बोलते हैं। तो बस मैं वही कहना चाहूंगा आप सभी से, आप एकदम मोटिवेटेड रहे, और कभी भी ऐसा आप लोगों को लगे ना कि ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हो, जॉली पॉली करके मेरा इंस्टाग्राम में आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों से। और जाते जाते कुछ आपका फेवरेट कुछ भी हो जाए आपकी ऑडियंस के लिए, बस भैया कुछ गा दो। चलो वो सुना देता हूँ आपको मैं अभी, या फिर वो सुना दो क्या कहते हैं, सज्जाद अली का। अभी एक वो सुना देता हूँ जो भाई अभी रिसेंटली मेरे ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अच्छा, वो आपका दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, तेरी राहों से जो गुजरी है मेरी डगर, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ होके थोड़ा बेफिक्र, कहो तो किससे अर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, हंसता अब थोड़ा फर्जी हूँ, ये तूने क्या किया। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, आप आए मेरे पास, आपका आशीष, और सारे इनके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में हैं गिवन, और वैसे मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते ही हैं, आपका आशीष। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। और हाँ, एक और चीज, अपना पॉडकास्ट कब चालू कर रहा हूँ? मैं तो सबको यही बोल रहा हूँ। जल्दी करूंगा भैया, उसमें भी आपको बुलाऊंगा मैं, जैसे ही मेरा पॉडकास्ट कराएगा मैं अपने, देखो मैंने अभी ना कम से कम 10 से 14 जनों को बोल चुका हूँ मैं। मैं देख रहा हूँ कौन पहले चालू करेगा।
आप मेरे को देखोगे सबसे पहले, अच्छा, क्योंकि आपकी बात में डालता नहीं हूँ ना कभी, आपको पता ही है। हाँ, पॉडकास्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और मुझे बुलाना पहला गेस्ट। ठीक है, जरूर। चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। Bye, guys. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।